नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपना प्रथम नवरात्रा है दोस्तों, तो आपको नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना आप सभी मित्रों को जो अपने SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। सभी मित्रों को नवरात्राओं की बहुत बहुत बधाई। और मैं माँ दुर्गा से यही दुआ करता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको माँ सफलता दे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे, प्रेरित करे। तो दोस्तों, जैसा कि अपना ये जो बैच चल रहा है इसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हम पढ़ रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस समय वो है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों भर्ती परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। लगभग 60% सिलेबस इसके तहत रहता है अपना, क्योंकि रचनाएं भी हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही आधारित होती है। क्योंकि रचनाकारों की रचनाओं के आधार पर हम रचनाएं पढ़ते हैं और वही हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ना होता है। तो आइए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आज का जो प्रकरण है हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो रहेगा दोस्तों हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन को हमने पूर्व कक्षाओं में कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के जो काल है, जैसे माना कि आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, उनको विद्वानों द्वारा क्या क्या नाम दिया गया है, उनके जो विभिन्न नाम हैं। क्योंकि किसी भी काल को लेकर विद्वान एक मत नहीं थे। जैसे भक्ति काल के नाम के अलावा सभी कालों के नाम को लेकर विद्वान एक मत नहीं थे। सबसे ज़्यादा मतभेद आदिकाल के नाम को लेकर थे, उसके बाद रीति काल के नाम को लेकर, और उसके बाद आपके आधुनिक काल को लेकर। तो इन कालों के जो नाम अलग अलग विद्वानों द्वारा जो प्रस्तुत किए गए हैं, जो बताए गए हैं, वो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखते हैं आज का अपना विषय हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ मुख्य तत्वों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम हिंदी साहित्य का आरंभ कब से है। इस बिंदु पर भी विद्वान एक मत नहीं है। सभी विद्वानों ने अपने अपने विवेक अनुसार, अपने मतानुसार अपना मत प्रस्तुत किया है। जैसे सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के लिखने वाले हिंदी साहित्य के लेखनकर्ता, जिनका नाम है दोस्तों गारसा दे तासी। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले विद्वान थे फ्रेंच विद्वान, फ्रांसीसी विद्वान गारसा दे तासी। इन्होंने इस संदर्भ में कि हिंदी साहित्य के इतिहास का कब से आरंभ हुआ है, अपने आप की चुप्पी साधी। अर्थात इस बात का इन्होंने कोई मत प्रस्तुत नहीं किया कि हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास कब से आरंभ हुआ है। इस विषय पर ही मौन है। इसके बाद इनके बाद जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य किया शिव सिंह सेंगर ने दोस्तों, शिव सिंह सेंगर ने। और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 713 ईस्वी से प्रारंभ माना है दोस्तों। इनका मानना था कि 713 ईस्वी से हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ हो गया था। इसी क्रम में जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ दोस्तों 643 ईस्वी से माना है। इनका मानना था कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से हो गया था। इसी क्रम में जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन का सटीक और अच्छा प्रयास था मिस्र बंधुओं का। मिस्र बंधुओं ने भी जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार ही 643 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है दोस्तों। इसी क्रम में अगले जो विद्वान हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना है दोस्तों। इनका मानना था कि 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ हो गया था। इसी क्रम में राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है राहुल सांकृत्यायन द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से 993 ईस्वी से माना है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि 1050 विक्रम संवत, या हम कहे कि 993 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना था।
इनके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 10वीं सदी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना था दोस्तों। इसी क्रम में गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है और डॉक्टर नगेंद्र ने 7वीं सदी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। तो हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए दोस्तों, लेकिन जो इनका काल विभाजन माना गया है वो ले देकर कम से कम हम देखें तो 643 ईस्वी से आरंभ मानते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1184 ईस्वी से माना गया है। तो ले देकर 643 से और 1184 के बीच में ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जा सकता है। तो ये हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर विद्वानों के मत थे। अब आगे हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, इस बात को लेकर भी विद्वान एक मत नहीं थे। जैसे काल के आरंभ को लेकर एक मत नहीं थे, ऐसे ही विद्वान जो कवियों को लेकर एक मत नहीं थे। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग कवि को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। तो हम देखते हैं गारसा दे तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया, उन्होंने पहला कवि अपने अंगद को और अंतिम कवि हेमंत को माना। तो इनका प्रथम कवि अंगद था, यानी कि इनका मानना था कि प्रथम कवि अंगद थे। शिव सिंह सेंगर, इन्होंने प्रथम कवि माना है पुष्य या पुंड, जिसे हम कह सकते हैं, उनको प्रथम कवि माना था। इसी क्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने शिवंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था दोस्तों। और राहुल सांकृत्यायन सरहपाद या सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इसी क्रम में आचार्य शुक्ल ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य शुक्ल ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम कवि है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और इसी क्रम में डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो ऐसे हिंदी के प्रथम कवि को लेकर भी विद्वान एक मत नहीं है। लेकिन इसमें सर्वमान्य मत हिंदी का प्रथम कवि दोस्तों राहुल सांकृत्यायन द्वारा सरहपाद को माना गया है। तो सरहपा जो कि अपने सिद्ध कवि थे, 84 सिद्धों में ये एक कवि थे, तो सरहपा को सर्वमान्य मत देकर हिंदी का प्रथम कवि माना गया है दोस्तों। तो ये हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर और हिंदी साहित्य के प्रथम कवि को लेकर विद्वानों का जो मतभेद था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया और इनमें सर्वमान्य मत को भी हमने जाना। अब इसी क्रम में देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों के नामकरण को लेकर भी विद्वान एक मत नहीं है। जैसे मुख्य रूप से हम देखें तो हमने देखा है कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 कालों में हिंदी साहित्य को हम विभाजित कर सकते हैं। विद्वानों ने मध्यकाल का जो लंबा समय उसको भी विभाजित करके 2 पार्टों में पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में विभाजित कर दिया है। इस तरह उसे सरलता से समझा जा सकता है। तो ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर जो नामकरण है उसका जो मतभेद है कवियों का, वो हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं आदिकाल के नाम को लेकर विद्वानों द्वारा जो विभिन्न नाम प्रयुक्त किए गए वो क्या क्या थे दोस्तों। तो देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल नाम देते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को। जैसे पहले कवियों में गारसा दे तासी और शिव सिंह सेंगर ने न तो नामकरण का और न ही काल विभाजन का कोई प्रयास किया, तो वो इस बात पर चुप्पी साधते हैं, इस बात को लेकर इस संदर्भ में मौन है। लेकिन आगे जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास का नामकरण आदि किया गया। तो इन्होंने यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के जो आदिकाल का नाम दिया वो था चारण काल। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में जो हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम दिया दोस्तों आरंभिक काल, इन्होंने आरंभिक काल नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को नाम दिया वीरगाथा काल। इसी क्रम में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का नाम दिया दोस्तों आदिकाल।
इनका मानना था कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसका सही नाम होगा आदिकाल। और इस बात को यानी कि आदिकाल को लेकर सभी विद्वान एक मत भी है कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसका नाम आदिकाल ही ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि आदि का अर्थ आरंभ से है दोस्तों। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है आदिकाल उसको दो नामों से पुकारते हैं, उसे दो भागों में विभाजित करते हैं, संधि काल और दूसरा है चारण काल। संधि काल और चारण काल से पुकारते हैं। गणपति चंद्रगुप्त अपने वैज्ञानिक इतिहास में आरंभिक काल या शून्य काल नाम से आदिकाल को पुकारते हैं, आरंभिक काल और शून्य काल। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा आदि ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को नाम दिया है दोस्तों अपभ्रंश काल। ये अपभ्रंश काल कहकर पुकारते हैं क्योंकि उस समय का जो साहित्य है वो अपभ्रंश भाषा में अधिक मिला है। इसी क्रम में महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल नाम से पुकारते हैं। इनका मानना था कि उस समय सर्वप्रथम बीज बोने का या लिखने का, साहित्य रचना आदि का कार्य हुआ था, तो इसे बीज वपन काल नाम देना ज्यादा उपयुक्त होगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल इसे जय काव्य काल पुकारते हैं दोस्तों। इनका मानना था कि उस समय राजाओं के युद्ध में विजय प्राप्त करना ही उनका मूल उद्देश्य था और उनकी रचनाओं का विषय भी यही था, इसलिए इसका जय काव्य काल ज्यादा उपयुक्त होगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल नाम से पुकारा है दोस्तों। इनका मानना था कि उस समय वीर रस में ही अधिक रचनाएं लिखी गई, इसलिए ये वीर काल उपयुक्त है। इसी क्रम में राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम देते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि वो काल 84 सिद्धों का और सामंत यानी राजाओं का युग था, इसलिए इसे सिद्ध सामंत काल नाम उपयुक्त रहेगा। इसी क्रम में कमलनाथ कुलश्रेष्ठ इसे अंधकार काल नाम देते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ कुछ निश्चित नहीं था कि किसके विषय में लिखा जा रहा है, सभी विषयों पर थोड़ा बहुत विद्वानों ने लिखा, इसलिए इसे अंधकार काल नाम उपयुक्त रहेगा। इसी क्रम में सुमन राजे हिंदी साहित्य, सुमन राजे द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो बच्चन सिंह का, सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसमें इन्होंने आधार काल नाम दिया दोस्तों। इनका मानना था कि इसे आधार काल नाम देना उपयुक्त रहेगा, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का आधार था, नींव था, इसलिए। इसी क्रम में वासुदेव सिंह जो हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे नाम देते हैं उद्भव काल, आदिकाल का उन्होंने नाम दिया उद्भव काल। इस प्रकार सभी विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार आदिकाल के अलग अलग नाम प्रयुक्त किए हैं, नाम सुझाए दोस्तों। लेकिन यहाँ सभी विद्वानों ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा आदिकाल जो नाम दिया है आदिकाल को, इसे उपयुक्त और सही माना है। इसी क्रम में अपना दूसरा काल है उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल दोस्तों, मध्यकाल पूर्व मध्यकाल, जिसे नाम दिया था भक्ति काल, और हिंदी साहित्य का इसे स्वर्ण युग भी नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी माना है भक्ति काल को, और इस काल के नाम को लेकर लगभग सभी विद्वान एक मत है और उनका मानना था कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम जो है उसके लिए उपयुक्त है, सही है, ठीक है। इसी क्रम में तीसरा काल जिसे हम उत्तर मध्यकाल भी कह सकते हैं, इसके नाम को लेकर विद्वानों ने जो अलग अलग विचार मत प्रकट किए हैं। रीति काल जिसे सही उपयुक्त ठीक माना है, इसके लिए रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 भागों में से विभाजित किया था। ऐसे ही भक्ति काल को भी आपके 4 भागों में, जैसे आपके सगुण और निर्गुण के अलग अलग विचार प्रकट किए थे। निर्गुण को भी 2 भागों में, ज्ञान संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। सगुण को भी 2 भागों में, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा, ऐसे 4 भागों में अलग अलग विभाजित किया। रीति काल को इन्होंने नाम दिया, मिश्र बंधुओं ने रीति काल को नाम दिया दोस्तों अलंकृत काल। इनका मानना था कि इस काल में यानी कि रीति काल में लिखी गई रचनाओं में सबसे अधिक अलंकारों का प्रयोग किया था। अलंकार, लक्षण ग्रंथ आदि रचनाओं को लिखने का ही विद्वानों ने विशेष कार्य किया, इसलिए इस काल को अलंकृत नाम देना ज्यादा उपयुक्त रहेगा।
आचार्य शुक्ल ने इस काल को रीति काल नाम दिया क्योंकि इनका मानना था कि उस समय लिखने की एक परंपरा, एक रीति बन गई थी दोस्तों। जितने भी ग्रंथकार थे या तो राजा रानियों के नक्सिक वर्णन को करते थे या रचनाओं में रस छंद अलंकार आदि अपने लक्षण ग्रंथों को लिखते थे, इसलिए ये रीति काल उपयुक्त नाम है। इसी क्रम में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया। इनका मानना था कि इस काल में सबसे अधिक रचनाएं श्रृंगार रस में लिखी गई, इसलिए इसका नाम श्रृंगार काल ज्यादा सटीक और सही ठहरता है दोस्तों। इसी क्रम में डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने रसाल है, उन्होंने भी इसका नाम कला काल दिया। इनका मानना था कि इस काल में अधिकतर अपनी कला प्रदर्शन का ही कवियों का उद्देश्य रहा। देश कालिक परिस्थितियां समाज को नकार कर उन्होंने अपने कला प्रदर्शन को अधिक महत्व दिया, इसलिए इस काल को कला काल नाम उपयुक्त रहेगा। और इसी क्रम में जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे रीति काव्य काल नाम दिया। जैसे आचार्य शुक्ल इन्हीं के नाम के आधार पर आगे रीति काल नाम देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार रीति काल के नाम को लेकर भी विद्वान एक मत नहीं थे, इसको लेकर भी उन्होंने अलग अलग मत प्रस्तुत किए, लेकिन रीति काल का यानी कि उत्तर मध्यकाल का रीति काल नाम ज्यादा सटीक और उपयुक्त है और अधिकतर विद्वानों ने इसे ही सही माना है। इसी क्रम में अपना अगला जो काल आता है आधुनिक काल, और आधुनिक काल को लेकर विद्वानों ने जो कुछ मत रखे अपने अपने, वो हम आज देखते हैं दोस्तों। आधुनिक काल को लेकर, जैसे आधुनिक काल जिसे हम कहें उसे गद्य काल के नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी पुकारा है। इसका दूसरा पार्ट, दूसरा भेद गद्य काल भी कहते हैं आधुनिक काल को। इसका जो प्रथम पार्ट है वो भारतेंदु युग के नाम से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पुकारा जाता है, जिसे भारतेंदु युग, नव जागरण युग, पुनर्जागरण काल, अभ्युत्थान काल या प्रथम आधुनिक कविता काल आदि नामों से पुकारा जाता है दोस्तों। भारतेंदु युग को नव जागरण काल, पुनर्जागरण काल, अभ्युत्थान काल और प्रथम आधुनिक कविता आदि कालों के नाम से भी पुकारा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो दूसरा काल, दूसरा युग है, उसे जागरण सुधार काल, परिष्कार काल, परिमार्जन काल, खड़ी बोली कविता काल आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा द्विवेदी युग में सबसे अधिक कवियों की रचनाओं में सुधार करने का, खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग को लेकर उन्होंने अधिक जोर दिया, बल दिया, और कवियों ने उनकी बात को मानकर हिंदी साहित्य के रचनाओं में अधिकतर खड़ी बोली का प्रयोग किया और उसमें सुधार किया दोस्तों। तो ये जागरण सुधार काल, परिष्कार काल या परिमार्जन काल और खड़ी बोली कविता काल भी कहलाता है। अगला छायावाद, छायावादी युग को सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल या उत्कर्ष काल नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों। संस्कारों के पुनः जागरण का काल यानी सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल और उत्कर्ष काल छायावादी काल को पुकारा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के लिए राजनीतिक जागरण काल नाम दिया गया, क्योंकि प्रगतिवादी रचनाओं में मार्क्सवाद का अधिक प्रयोग था और मार्क्सवाद के आधार पर इसे राजनीतिक जागरण काल भी कहा जाता है दोस्तों। इसी क्रम में प्रयोगवाद, प्रयोगवाद को लेकर विद्वानों का नाम था शहरी मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन। शहरों में निवास करने वाले वो मध्य वर्ग के बुद्धिजीवी व्यक्ति जिन्होंने प्रयोगवाद को अलग प्रकार से प्रस्तुत किया। कहने का मतलब अपनी रचनाओं में, अपने द्वारा लिखे गए काव्य में नए नए प्रयोग किए दोस्तों। अज्ञेय ने अपना तार सप्तक चलाया, साथ साथ कवियों के समूह को लेकर उन्होंने अलग ही आंदोलन चलाया जो प्रयोगवाद नाम से जाना गया दोस्तों। इसी क्रम में आपके नई कविता, ये आपके आधुनिक बोध का काल भी कहलाता है। नई कविताएं प्रयोगवाद के बाद 1953 से आगे का काल है। अज्ञेय और इसके साथियों द्वारा जो आगे का काल जिसे नई कविता नाम से जाना जाता है, इसमें भी आधुनिकता का बोध था, आधुनिक समय का इन रचनाओं में अधिक महत्व था दोस्तों। आधुनिक काल को लेकर, आधुनिकता को लेकर इस काल में अधिक रचनाएं लिखी गई।
साठोत्तरी कविता 1960 के बाद की कविताएं साठोत्तरी कविता युग या काल कहलाती है। इसे मोहभंग काल या कविता काल भी कहा जाता है। इस समय कविताएं अपने सभी बंधनों से मुक्त हो चुकी थी और यहाँ रचनाओं में रस छंद अलंकार काव्य गुण दोष या अन्य और रीति परिपाटी आदि का मोहभंग हो गया था कवियों में, और उन्होंने देशकालिक वातावरण को ध्यान में रखकर कविताएं लिखी। और इसी दौर में अपने समकालीन कविता युग, जिसे जनवादी कविता भी कहते हैं, कि इस काल में लोगों ने पूर्णतः जनता से जुड़कर जनमानस को ध्यान में रखकर रचनाएं लिखी। तो इस प्रकार दोस्तों विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये मुख्य तथ्यों में हमने देखा कि हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है इसको लेकर विद्वानों के अलग अलग मत, हिंदी साहित्य के जो कालों का नामकरण है उसको लेकर विद्वानों के अलग अलग मत जो है उस पर आज हमने डिस्कस किया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इसे अच्छी तरह पढ़े दोस्तों। भर्ती परीक्षाओं में 2 से 5 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अच्छा पढ़े, अच्छा देखे। कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है तो दोस्तों कमेंट से बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें और दोस्तों अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।